हेलो। चलिए, तो स्वागत करते हैं हम अपने नए से चैनल लेट्स फिल स्टडी पे। और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल का सेकेंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। और बेसिकली सेकेंड लेक्चर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो एक मोटा मोटी सिमिलैरिटी का क्या था, एग्जाम्पल था। जैसे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आप लोगों के द्वारा। ठीक है सर। दो पॉलीगन सिमिलर कब कहे जाते हैं? पीछे अंश बताएंगे। दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं? जब उसके एंगल्स और साइड के रेशियो बराबर हो। एंगल्स के रेशियो बराबर हो, एंगल्स बराबर हो और साइड के रेशियो बराबर और नंबर ऑफ साइड्स दोनों में इक्वल। इक्वल होने चाहिए। दो पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स पहले क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल। अगर पहला ट्रायंगल है तो अगला भी ट्रायंगल। अगर पहला पेंटागन है तो अगला भी पेंटागन होना चाहिए। साथ में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। मतलब छोटा एंगल छोटे वाले एंगल के और सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़े वाला के। अगर वो कोई मतलब समझ रहे हैं ना, कंपैरिजन में जो जिसके बराबर लग रहा है उसके बराबर होने चाहिए। ये तो रहा एंगल के बारे में। साइड्स के बारे में क्या कमेंट है? उनके रेशियो बराबर होने चाहिए, लेंथ बराबर नहीं होने चाहिए। दो फिगर के लेंथ बराबर नहीं होने चाहिए। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यही तक हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और उसका कन्वर्स। थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस में है। वो डायरेक्ट भी थ्योरम आता है प्रूफ करने के लिए 4 या 5 नंबर का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है सर, मैं समझाऊंगा, बेशक आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथों से 2-3 बार अगर उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, थ्योरम्स को नहीं करेंगे, तो फिर वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्या आप लोग करेंगे? मैं कल चेक करूँगा आप लोगों से। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आने के बाद यहाँ पे चेक होगा। पहले कम से कम 3 बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करना है। चलिए, तो समझते हैं पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या, जिसको कि थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि एक ट्रायंगल है आपके सामने। क्या है? एक ट्रायंगल है आपके सामने। कोई दिक्कत? और इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं सर? कोई एक साइड के पैरेलल लाइन खींचिए। किसी एक साइड के पैरेलल क्या खींचिए? लाइन खींचिए। कोई भी, मान लीजिए हम BC ले लिए, तो BC के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, और वो ऐसे लाइन खींचना है कि हमारे दो जो साइड बचे हैं उन दोनों को इंटरसेक्ट करे। वैसे पैरेलल लाइन अगर बोला जाए तो मैं तो यहाँ भी खींच सकता था, नीचे। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई साइड के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो वो दो अन्य साइडों को क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए। और अगर वो इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, और साथ में वो पैरेलल है BC के, वो क्या है? पैरेलल है BC के, तो ये पॉइंट जो होगा दोनों, वो इन साइड को सेम रेशियो में बांट देगा, एक ही अनुपात में बांटेगा। क्या मतलब हुआ? क्या गिवन रहेगा? केवल कि एक ट्रायंगल में अगर DE लाइन BC के क्या है? पैरेलल है, तो साबित करो। मतलब गिवन केवल पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, तो साबित करो। क्या साबित करो सर? कि D पॉइंट और E पॉइंट इन साइडों को सेम रेशियो में बांट देगा। सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ सर? सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ सर? देखिएगा, कुछ लोग सेम रेशियो का मतलब केवल निकालते हैं AD/DB बराबर AE/EC। केवल और केवल यही मतलब निकालते हैं सेम रेशियो का मतलब। इसीलिए उनसे क्वेश्चंस फटाफट नहीं बनते हैं। अभी आप देखोगे, चाहे आप RS बनाओ, चाहे NCERT, चाहे कोई भी बुक बनाओ, मेरे कॉन्सेप्ट जब यहाँ से आप क्लियर कर लोगे, देख लोगे, समझ लोगे कि कैसे क्वेश्चन पे सोचा जाता है, तो मतलब सेकेंड स्टेप में आपका आंसर होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है?
तो सेम रेशियो का मतलब देखिए AD बाई DB आप किए हैं ना, AD और बाई DB, तो उधर क्या किए हैं AE बाई EC, ये एक हुआ। दूसरा क्या होगा, जैसा इधर रेशियो लेंगे वैसा ही उधर रेशियो ले लीजिए। सर जैसा इधर रेशियो लेंगे वैसा ही रेशियो उधर लीजिए। इधर का क्या मतलब है सर, अगर आप AD के डिवाइड में, हेलो AD के डिवाइड में आप A से लेके B तक बोल रहे हैं, AB बोल रहे हैं, तो उधर AD का सिमिलर कौन है, AE है। अब AD की जगह पे मैं EC नहीं लिख सकता, ठीक है सर। तो AE का रेशियो किसके साथ लेना पड़ेगा, आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में AB है, मतलब शुरू से अंत तक, तो उधर भी शुरू से अंत तक, यानी क्या AC लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। सेम रेशियो का मतलब ये होता है एक जैसा, जैसा इधर अनुपात होगा रेशियो होगा वैसा ही उधर होगा। अब कोई बच्चा जैसे ये सोचा कि मैं DB लूँगा और डिवाइड में मैं AB लूँगा, तो इधर क्या होगा सर, DB लिया है, हेलो DB लिया है पहले, तो कौन लेगा वो, EC लेगा सर। और AB लिया है तो क्या लेगा वो, AC लेगा वो। तो ये भी सेम अनुपात है, ये भी सेम अनुपात है, ये भी सेम अनुपात है। कोई भी एक आप प्रूफ कर लेंगे तो उसी एक से ही अगला सारा प्रूफ हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है सर, कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं EC बटे AE लूँगा, तो अगर कोई बच्चा EC बटे AE लिया तो इधर क्या लेंगे तुम बताओ, चाहे तुम बताओ सलमान। EC बाई AE लिया, EC बाई AE, तो मैं इधर क्या लूँगा, BD यानी कि DB कह सकते हैं हम उसको, और बाई AD। क्या ये बात समझ में आया सबको। क्वेश्चन केवल इसी से बनता है आपका, ये पांचों अगर लिखने आ गया आपको तो क्वेश्चन आपका इसी से बनता है, इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। तो थेल्स साहब के थ्योरम में केवल मेरे को यही प्रूफ करना है, ठीक है सर। और बाकी हमको जानना है कि ये भी होता है, मैं प्रूफ भी करवाऊंगा आपको, ठीक है सर। अब ज़रा इस थ्योरम को आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये संतोष हो जाए कि इसी थ्योरम की बात हो रही है। क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल मैंने लाइन खींचा, यही बोल रहा था। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो अन्य साइडों को प्रतिच्छेद करता है दो बिंदुओं पे, इंटरसेक्ट करता है दो बिंदुओं पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो अदर साइड बचे हैं, जिसके मैं तो एक पैरेलल खींचा था, इसके पैरेलल खींचा था ना, तो जब मैं पैरेलल खींचा था दो अन्य साइड जो थे वो सेम रेशियो में बढ़ जाएंगे, सेम अनुपात में बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं सर। प्रूफ करते समय कुछ स्टेप आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। मैं सबसे पहले आपके एग्ज़ाम्स में देखिए, अगर आप रटेंगे भी तो कम लिखा हुआ रटना आसान होगा ना सर, हाँ। तो मैं कुछ इस तरह से ही बताऊंगा कि रटने में भी, सर रटाने मत सिखाइए, पढ़ाइए चुपचाप। हम कहेंगे अंतोगत्वा तो तुम रटोगे ही, कह दो नहीं सर हम तो समझ लेंगे, हमारे समझ में तो आएगा ही। गिवन क्या है सर, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है सर, इन ट्रायंगल ABC पैरेलल केवल गिवन है ना सर, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC हो गया सर, बस इतना ही ना गिवन है। और टू प्रूफ दैट क्या है सर, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें इसे प्रूफ करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या है सर कंस्ट्रक्शन, E पॉइंट से
ए बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहाँ से? ई पॉइंट से देखे आ जाओ तो लॉक करके क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करेंगे सर? कहाँ से? ई पॉइंट से ए डी के ऊपर, ए बी के ऊपर क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। और फिर डी पॉइंट से भी हम लोग ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या इतना दिमाग में रख सकते हैं? ई पॉइंट से परपेंडिकुलर और फिर डी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर। कहाँ पे? सामने वाले साइड पे। तो मान लीजिए मैं इसको P बोल देता हूँ, इसे Q बोल देता हूँ। ये क्या है सर? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? उसके बाद आप D से C को ज्वाइन कर दीजिए और E से B को ज्वाइन कर दीजिए। किसको किसको ज्वाइन करना है सर? अब आपको D से C को ज्वाइन कर दीजिए और E को B से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपको सीधा सीधी याद कर लेना है कि हमको थेल्स थ्योरम में क्या करना होता है सर। जब वो तो गिवन रहेगा ना DE पैरेलल BC, उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि D पॉइंट से AG के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो मैंने DQ परपेंडिकुलर डाल दिया और E पॉइंट से EP परपेंडिकुलर डालेंगे AB के ऊपर। कोई दिक्कत है? बोलो। तो मैं ये कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख दूंगा। क्या किया मैंने? ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू AC या AE बोल सकता हूँ मैं। एंड और क्या किया है मैंने? EP परपेंडिकुलर टू AB सर, सही है ना? ऑल्सो ज्वाइन D to C एंड B to E। यही ना किया हमने? कोई दिक्कत है सर? इतना तक दिमाग में रहेगा। अब उसके बाद हमारा आता है प्रूफ। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये 4 स्टेप होता है। सबसे पहले गिवन जो हमें दिया है क्वेश्चन में, टू प्रूफ दैट जो हमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत पड़ रहा है तब, कभी कभी कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं भी पड़ता है, और उसके बाद चौथा स्टेप प्रूफ। ये चारों स्टेप आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है। ठीक है सर? अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसके तरफ देखिए, AD/DB लाना है। क्या चीज़? क्योंकि हमें बता रहे हैं, आपको नहीं बता रहे कि ये करना पड़ता है। ठीक है सर? कुछ बातें हम लोगों को कुछ देर के बाद समझ में आती है, शुरुआत में नहीं समझ में आती कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वैसे अगर आप समझना चाहते हैं तो जस्ट एक लाइन के बाद आपको समझ में आएगा। सर लाना क्या है? हेलो देखिए, आप समझ में आएगा, आप छापिए मत, समझिए। लाना क्या है आपको? AD/DB। आप सोचिए कि हमको AD/DB लाना है, AD/DB। तो हम AD वाला ट्रायंगल ढूंढेंगे। कौन ट्रायंगल है सर? ADE। DB वाला ट्रायंगल ढूंढेंगे, DBE भी बोल सकता हूँ, DBC भी बोल सकता हूँ, कोई एक ही लेंगे। ठीक है सर? तो मैंने DBE ले लिया। कोई दिक्कत? दोनों का एरिया का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD वाला, जिसमें हमको LHS लाना है। LHS में देखो ध्यान से, ये AD/DB है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लूँगा मैं? ADE। और डिवाइडेड बाई क्या लूँगा मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। कोई दिक्कत? एरिया क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ज़रा सोचिएगा कि मैं, अच्छा एक बात बताओ, बेस में क्या ले सकता हूँ? मेरे को ज़रूरत किस साइड की है सर? AD की। मैं ट्रायंगल का जो बेस, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ADE ले रहा हूँ ना ऊपर में, नीचे भी हाफ होगा, बेस इंटू हाइट। तो ऊपर में मैं बेस क्या लूँगा? AD लूँगा कि DE लूँगा कि AE लूँगा? क्या है? DE ज़रूरत है हमको, AD लूँगा मैं। क्यों लूँगा AD? क्योंकि हमें AD पिक्चर में चाहिए, हमें प्रूफ जो करना है उसमें AD है ना, तो मैं AD लूँगा।
सर AD अगर मैं बेस लूँगा तो हाइट क्या लूँगा? EP। सही है सर, ये बात समझ में आई? अगर मैं बेस AD लूँगा तो हाइट मैं AD पे ही ढूंढूंगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मेरे को बताने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ कि बेस और परपेंडिकुलर लेने में भी दिक्कत होती है बच्चों को, कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे लिया जाता है। देखिएगा ध्यान से। हेलो, अगर ये ट्रेंगल में बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छुपा है बहुत बड़ी वाली। ABC है मान लीजिए आपका। अब मैं इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया AD, तो मैं बोलूँगा कि इसका एरिया क्या होगा? तो कहोगे सर हाफ इंटू बेस BC ले लीजिए और हाइट AD ले लीजिए। मैं बोलूँगा क्या इसका मैं बेस को AC ले लूँगा तो हाइट क्या AD चलेगा? अगर मैं बेस AC लिया तो हाइट AD चलेगा? सर वो 90 डिग्री का मैं तो बनाया ही नहीं हूँ ट्रेंगल, तुम्हें 90 डिग्री कैसे समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस ढूंढ रहे हो? मतलब परपेंडिकुलर यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि जो बेस लिया जाता है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढा जाता है। जो बेस लिया जाता है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढा जाता है। यानी कि अगर आप बेस AC लिए हैं तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है सर? और अगर आप इसे P बोल दे रहे हैं तो आप ये नहीं लिख के, ये तो गलत हुआ, हाफ इंटू अगर AC लिखेंगे तो हाइट आप क्या लेंगे? BP लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं बेस को AB ले लिया, बेस को मैंने देखो बेस तो ट्रेंगल का तीनों हो सकता है। आप कहोगे सर BC होगा, हम बोले AC क्या बिगाड़ा है? AB भी क्या बिगाड़ा है? तो अगर हमको ज़रूरत पड़ रहा है बेस AC का तो मैं बेस AC लूँगा, मेरे को ज़रूरत पड़ रहा है AB बेस का तो मैं AB लूँगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो मैं अगर बेस AB लिया तो परपेंडिकुलर कौन होगा? मेरे को AB पे परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा। क्या AB के ऊपर कोई भी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है सर? तो फिर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा यहाँ से। ये तो सौभाग्य है ट्रेंगल की कि सारे के सारे परपेंडिकुलर एक ही जगह से जाते हैं, याद करिएगा। उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं सर। क्लास 9th में आपको बताई गई होगी ये बात। सर Q, हेलो, CQ होगा, क्या होगा? तो ये ट्रेंगल में तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। दिक्कत कब होगी? जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बनेगा। क्या बनेगा सर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल जब बनेगा तब दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है सर। अभी मैं ये ले लिया A, ये ले लिया B और ये ले लिया C। अब मैं बोलूँ यहाँ से परपेंडिकुलर ये पड़ा सर, ये P हो गया मान लीजिए। तो इस ट्रेंगल में एरिया में पूछूंगा, हेलो, एरिया में पूछूंगा तो क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस BC तो हाइट AP। लेकिन अगर मैं बेस बदल दिया और बेस को मैंने AC लिख दिया, बेस को मैंने क्या लिख दिया? AC, तो फिर परपेंडिकुलर मुझे कहाँ ढूंढना पड़ेगा? AC के ऊपर। AC के ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ से ढूंढोगे? B से। सर यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यही एग्जाम्पल है जो आप समझ पाओगे कि परपेंडिकुलर बेस कैसे बदलते हैं। अगर आपने बेस BC लिया था तो 3 को पॉइंट होता है कि नहीं? ABC तीनों है ना। अगर आपने बेस को BC में यूज कर लिया तो बचा आपके पास A, तो परपेंडिकुलर A से ढूंढेंगे। कहाँ पे ढूंढेंगे सर? BC के ऊपर ढूंढेंगे। कहाँ से? A से। तो A से BC के ऊपर AD है कि नहीं है? अगर आपने बेस AC ले रखा है, हेलो, बेस AC ले रखा है, ABC में बेस आपने AC ले रखा है, तो कहाँ से परपेंडिकुलर ढूंढोगे? B से। किसके ऊपर? देखो तो B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर BP लिखे थे।
मतलब जो तीसरा पॉइंट बचता है उससे परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ता है। समझ रहे हो आकाश? हेलो, नहीं समझ में आ रही है? खड़े हो जाओ। अगर बेस तुम क्या ले लिए? ए बी, तो बेस ए बी देखो कहाँ है, यहाँ है, तो परपेंडिकुलर क्या लिखे हो? सी क्यू, यानी सी से क्यू, मतलब जो बेस लिए उसके ऊपर 90 डिग्री दिखना है हमें। और कहाँ से? अगर ए बी बेस लिए तो बचा कौन? ए बी सी ट्रेंगल में सी बचा। ए बी सी ट्रेंगल में क्या बचा? तो सी से। क्लियर है? जो बेस लेंगे उसी पे 90 डिग्री ढूंढेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस तुमने, हेलो, बेस तुमने क्या ले रखा है? एसी। बेस तुमने एसी ले रखा है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से ढूंढेंगे सर? बी से। अभी अभी आपको बताया गया कि ट्रेंगल ए बी सी है, और अगर ए सी बेस में यूज हो गया तो बी से ही परपेंडिकुलर ढूंढा जाएगा। अब आप लाख कोशिश कर लो, क्या कर लो सर? लाख कोशिश कर लो यहाँ से परपेंडिकुलर डालने का। आप डाल के देखो, कोई परपेंडिकुलर लग रहा है आपको? सर परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे दिखना चाहिए फिगर। अगर ये है तो ये दिखना चाहिए, अगर ये है तो ये दिखना चाहिए, ये है तो ये दिखना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई भी एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है सर? तो क्या आप इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? बना सकते हैं जी सर, बनेगा। कैसे बनेगा? हमें सी ए को इधर की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूँगा, और ये मान लो हम एम मान लिए, तो अब जो है बेस हमारा कौन होगा? एसी ही होगा। परपेंडिकुलर मैं कहाँ से डालूँगा? किसके ऊपर? एसी के ऊपर। तो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता था, हो सकता है, और होता ही है। ये बात पहले से जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि भाई परपेंडिकुलर तो अंदर होता है, बाहर कहाँ से हो गया? तो आप जानिए कि परपेंडिकुलर बाहर भी होता है सर। तो फिर हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा? बी एम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप बेस के लिए यूज कर लिए ए बी, तो सर परपेंडिकुलर कहाँ से ढूंढेंगे? अगर बेस यूज कर लिए ए बी, तो परपेंडिकुलर कहाँ से ढूंढेंगे? सी से सर। अब सी से परपेंडिकुलर किसके ऊपर सर? ए बी के ऊपर। तो आप यहाँ से डालने का कोशिश कीजिए। 90 डिग्री कोई भी दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। 90 डिग्री का मतलब ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे ना। क्या ऐसे कोई भी क्या गया है यहाँ पे 90 डिग्री जैसा दिख रहा है? तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मेरे को बी ए को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। किसको? बी ए को इधर। समझ रहे हैं? और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे को दिखाई देगा सीधा। ठीक है सर? और मैं अगर इसको एन बोल दिया तो ए बी इंटू परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? सी एन। सी एन। बी एन कहाँ से दिखाई दे रहा था भाई? जो बेस लिए हैं उसके ऊपर 90 डिग्री दिखना चाहिए। बेस आपने ए बी लिया है, बेस आपने ए बी लिया है, बेस आपने ए बी लिया है सर। घर में मेरे को भी होता है। तो मैं ये बता रहा था कि बेस और, हेलो बैठ जाओ, बेस और परपेंडिकुलर को देखने का क्या तरीका है कि जो बेस लेंगे उसी के ऊपर परपेंडिकुलर देखना है। और कहाँ से देखना है? जो पॉइंट बच गया। जैसे ट्रेंगल ए बी सी है, आपने बेस बी सी लिया है तो परपेंडिकुलर ए से देखना है। बेस अगर आप बी सी लिए हैं तो परपेंडिकुलर ए से देखना है। बेस अगर आप ए बी लिए हैं तो परपेंडिकुलर सी से देखना है। बेस अगर आप ए सी लिए हैं तो परपेंडिकुलर बी से देखना है। क्लियर है? और परपेंडिकुलर जो है वो ट्रेंगल से बाहर भी जाता है। अब यही थ्योरी आप पहले नहीं जानते थे, अब अगर आप जान गए तो अब यहाँ पे चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। बेस अगर मैंने ए डी लिया तो परपेंडिकुलर पी ई लिया, कोई दिक्कत है सर? तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? परपेंडिकुलर ई पी। ठीक है सर? ई पी। अब नीचे वाला ट्रायंगल को देखिए, डी बी ई ट्रायंगल है, उसका एरिया मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। डी बी ई देख रहे हैं आप लोग? डी बी ई। मेरे को किस बेस की ज़रूरत है? डी बी, क्योंकि मेरे को प्रूफ करने में डी बी लाना है। तो मैं यहाँ इंटू में डी बी लिखा,
तो इनटू में मैं क्या लिखूंगा, डीबी के ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा सर, जो बेस लेते हैं उसी पे ना हाइट ढूंढोगे। तो डीबी ये है तो बचा कौन, ई बचा। तीन गो जो साइड होता है वो डी बी ई ट्रायंगल है, तो डी बी बेस हुआ तो ई है ना बचा। तो डी बी बेस ये है और परपेंडिकुलर ई से ढूंढोगे तो ई से कभी भी परपेंडिकुलर अंदर डालोगे तो पड़ेगा। तो इसीलिए बी डी को एक्सटेंड करना पड़ा और ई से ई पी परपेंडिकुलर गया। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आप नहीं भी समझते, याद कर लेते कि बेस डी बी है तो परपेंडिकुलर ई पी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक हो गया सर मैं सारा चीज़ समझा देता हूँ और लास्ट में ये भी बोल देता हूँ, समझ लिए तो भी ठीक और नहीं समझे तो भी ठीक, याद कर लो। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हमारा एक पार्ट आ चुका है, ए डी बाई डी बी। 3 स्टेप में आंसर होता है मेरा, मात्र 3 स्टेप में थे थ्योरम प्रूफ। अगेन अब क्या चाहिए हमें, ए ई और ए ई वाला ट्रायंगल देखो कौन है, ए ई वाला ट्रायंगल देखो, ए ई वाला। क्या मैं ए डी ई ही बोल सकता हूँ? ए ई आ जाएगा उसमें? जी सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, अब मैं कौन सा वाला बेस चाहिए हमें, ई सी वाला। देखो ई सी वाला, क्या मैं ई सी डी बोल सकता हूँ? ई सी डी। अब जरा बताइएगा मैं बेस क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस क्या लिखूंगा, मेरे को जो चाहिए हमें ए डी। देखो मैंने ट्रायंगल ए डी ई ही लिया है, लेकिन एक समय बेस में ए डी यूज कर रहा था क्योंकि मुझे एल एच एस में क्या चाहिए था, ए डी चाहिए था। लेकिन अब हमें बेस क्या चाहिए, मेरे को बेस क्या चाहिए सर, ए ई चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं क्या लिखूंगा, ए ई बेस लिखूंगा। और हाइट अब ए ई पे ढूंढना पड़ेगा, तो ए ई पे ढूंढिए। कहाँ से सर? तो हम कहेंगे कि इसमें देखो ए ई लिए हो तुम, तो बचा कौन, तो डी से ढूंढो, ए ई के ऊपर, ए ई जो बेस है उसके ऊपर, तो ए ई के ऊपर डी से, डी क्यू, इसीलिए तो परपेंडिकुलर डाला गया था ना। अब समझ में आया क्यों डाला गया था? हाँ, तो कुछ बातें थोड़ी देर के बाद समझ में आती है, समझ रहे हो ना। पहले इशारों में बात होती है, फिर कुछ दिन के बाद समझ में आ जाता है कि नहीं क्या मामला है। तो इशारों में बात कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे सर। कैसे पता चलेगा सर? धीरे धीरे खुद पता चलने लगता है। तो सर हेलो, डी क्यू ले लिया मैंने। अब देखो नीचे में बेस क्या लूँगा, ई सी, जो ज़रूरत है, और इनटू ई सी अगर मैं बेस लिया। हेलो ई सी किधर है, ई सी तो परपेंडिकुलर कहाँ से, डी से, क्योंकि तीसरा पॉइंट यही ना बचा। और कहाँ पर, जो बेस लिया उसी के ऊपर, तो डी से ई सी के ऊपर, डी से ई सी के ऊपर, तो यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो इसीलिए हमको एक्सटेंड करना पड़ा ऊपर तक, और यहाँ से डी से क्यू परपेंडिकुलर डाला गया है। समझ में आ रही बात? तो अगेन हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, डी क्यू होगा। अब याद करने वाला बात बच्चों, हेलो देखो, जो परपेंडिकुलर मैंने पहले ई की भी लिया है, नीचे भी ई भी लिखना काट देना, क्योंकि वो निपटना है उसे। क्यों निपटना है? क्योंकि एल एच एस में हमें क्या चाहिए, ए डी बाई डी बी। ठीक है सर। अगला में तुम्हारा बेस परपेंडिकुलर डी क्यू यूज होगा, ऊपर भी, और उसको भी काट देना क्योंकि कट जाएगा ना। तो मेरा क्या आया, बराबर में क्या आया, ए ई अपॉन ई सी। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब तुम सोचो कि ये वाली बात के बराबर न लाना है, ए डी बाई डी बी बराबर ना ए ई बाई ई सी लाना है। देखो तो कब बराबर होगा, जब एल एच एस बराबर होगा। तो एल एच एस बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि जब हमें ये बात साबित करना है तो ये बात सही है कि गलत है, ही बताओ।
सही है तभी ना साबित करना है, अगर गलत होता तो प्रूफ करने के लिए देता ही नहीं। इसका मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को किसी न किसी तरह से बराबर करना पड़ेगा, और मैं अगर किसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने में सक्षम हो गया तो मैं बोलूँगा कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसीलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। सर लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा गौर से देखिए, ADE ऊपर भी एरिया ADE का ही है और नीचे भी एरिया ADE का ही है, तो पहला वाला तो बराबर है। लेकिन नीचे देखिए, यहाँ एरिया DBE का है और नीचे एरिया ECD का है, मामला यहाँ फंस गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मतलब अगर कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हाँ हो सकता है, हाँ ठीक है, मतलब हम आपकी बात से सहमत में, आप ऐसे सोचे अच्छी बात है ना। कुछ लोग तो सोचते भी नहीं है कि नहीं, कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है। आप सोचे ये बहुत अच्छी बात है। ADE और ADE का एरिया तो सेम है, उसमें तो कोई लोचा नहीं है, लेकिन नीचे DBE है। मैं फिगर को ज़रा एक बार देखता हूँ, मैं फिगर को एक बार ज़रा देखता हूँ कि मेरे को ADE जाना है। ADE कौन है? वहाँ नहीं जाना था मेरे को, इधर जाना था DBE पे, और किस पे? ECD पे, इसी पे ना जाना था। तो DBE कौन है? D यहाँ है, B यहाँ है और E यहाँ है। इस एरिया की बात हो रही है। हेलो, इस एरिया की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए ECD एरिया का, ECD कौन है? E यहाँ है, बोलिए सॉरी, E यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, यानी इस एरिया की बात हो रही है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ वो कैसे हाई साइड वाई साइड के बराबर बा? तो सेम पैरेलल के बीच में होने से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, एरिया बराबर हो जाती है। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि दो ट्रायंगल सेम ही बेस के अंदर हो, सेम ही पैरेलल के अंदर हो और एक ही बेस के साथ बना हो तो उनकी एरिया बराबर होती है। दो ट्रायंगल, फिर से देख लो एक और कॉन्सेप्ट, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो क्या है? पैरेलल लाइन है, और उनके बीच में आपका एक ही बेस पे, हेलो, ये बेस मान लीजिए BC है, मान लिए इस पे आपने दो ट्रायंगल बना रखा है, एक PBC और एक ABC, दोनों का एरिया सेम होगा। सर कैसे? प्रूफ करिए। हम बोले हैं कि बताओ कि ये हाइट है ना, तो बोलो हेलो, अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा तो बेस इंटू हाइट P और यहाँ Q बोल दो, PQ होगा ना। और एक बच्चा कहेगा कि नहीं हम ABC का एरिया लिखना चाहते हैं, हम बोलेंगे कि ABC का एरिया क्या लिखोगे बाबू तुम? तो वो कहेगा ABC के लिए मैं बेस AB लूँगा और हाइट में यहाँ से ढूंढूंगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यही ना पड़ेगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होती है वो बदलती है क्या? तो ये हाइट अगर PQ है तो ये भी हाइट PQ ही ना होगी, लंबाई में तो बराबर ही ना होगी। तो कभी भी दो पैरेलल के बीच में अगर हमारा ट्रायंगल हो और उनका दोनों का बेस सेम हो BC तो हाइट तो पक्का सेम ही होगा, जिसके चलते एरिया दोनों का बराबर होता है। ये क्लास 9th की बात है सर, आप 9th में मज़े लिए होंगे ज़िंदगी का, ठीक है सर। तो आप याद कर लीजिए कि दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच हो और वो दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही हो तो उनके एरिया बराबर होते हैं, ठीक है सर। इतना बस याद करना है आपको। तो मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट। अब अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो मेरे को बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखो दोनों का मेरा उद्देश्य क्या बना था कि LHS बराबर करना है। क्यों LHS दोनों का बराबर करना उद्देश्य बना था? क्योंकि मेरे को AD/DB बराबर AE/EC लाना था। तो अगर ये दोनों बराबर करना है, इसका मतलब हमें ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। अब जब मैं ये दोनों बराबर करने चला तो ADE का एरिया ADE एरिया का मैच कर गया, लेकिन डिनोमिनेटर में इधर एरिया ऑफ क्या बना है? DBE बना है और इधर एरिया ECD बना है। तो दोनों को मैं फिगर में देखने गया तो दोनों का एरिया एक ये था और एक ये था, तो ये तो बराबर नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये तो भाई अभी तक ये भी तो वर्ड नहीं यूज हुआ था,
कि DE पैरेलल है BC का? हमें गिवन में दिया था कि नहीं दिया था? तो क्यों दिया था? उसके अकॉर्डिंग ही ना ये थ्योरम है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होगा BC के तो ये थ्योरम नहीं चलेगा। अगर ये DE पैरेलल होगा BC के तभी होगा। तो मैं अब ये लिखूंगा कि DE और BC पैरेलल था और दोनों का बेस क्या है सर? दोनों ट्रायंगल का बेस देखो DE है। ट्रायंगल DBE लो और चाहे ट्रायंगल DCE लो, दोनों का बेस DE है। तो सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में था, इसीलिए एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं इक्वल लिख दिया और यहाँ कारण सर लिखना पड़ेगा। ये कारण लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे? बोथ ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल BC एंड हैविंग सेम बेस क्या है सर? सेम बेस हेलो DE। इसीलिए दोनों एरिया क्या हो गया? बराबर। और मैं अब क्या करूँगा? इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 3 और मैं यहाँ लिख दूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखूं तो मेरा ADE का एरिया बराबर था और नीचे वाला के भी एरिया बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों का LHS बराबर हो गया, नहीं हुआ? तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AD बाई DB बराबर AE बाई EC प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है समझने में? फिर से एक बार शुरू से मैं समझा देता हूँ। क्या करना है आपको? एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको DE लाइन और BC को पैरेलल खींचना है। ठीक है सर? गिवन क्या है हमको? DE पैरेलल BC। मैं लिख दूंगा गिवन क्या है? DE पैरेलल BC। उसके बाद सर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? D से DQ परपेंडिकुलर AC पे और E से EP परपेंडिकुलर AB पे, और फिर D से C को ज्वाइन करना है और B से E को ज्वाइन करना है। आप इसे समझिए, याद करिए, जो करिए, एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। मैं समझा दिया हूँ, फिर दोबारा समझा देता हूँ इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। D से C को ज्वाइन करिए, B से E को ज्वाइन करिए, कर सकते हैं। अब लाना क्या है हमको? AD बाई DB। तो आप AD और DB वाला ट्रायंगल ढूंढिए, उन दोनों का एरिया का रेशियो लीजिए। तो AD के लिए मैंने ADE का एरिया लिया और DB के लिए मैंने DBE का एरिया लिया, दोनों का रेशियो लिया। ज़रूरत हमको बेस AD का था और DB का था, तो मैंने बेस AD और DB लिया। दोनों में सेम परपेंडिकुलर होता है EP, क्योंकि AD बेस लिए हो तो EP परपेंडिकुलर हुआ, नीचे भी EP ही लिखना, काट के निपटा देना। ठीक है सर? उसके बाद AD बाई DB बचा ना, AD बाई DB कट गया तो। और इधर देखो, इधर वाले में मेरे को AE IC लेना था, तो मैं AE वाला ट्रायंगल ढूंढा, तो AE वाला देखने गया तो AE वाला तो ADE ही था, तो ADE ही लिया। और नीचे मैंने EC देखा तो EC लिखा, EC वाला ट्रायंगल लेना था क्योंकि बेस EC लेना था, तो ECD मैंने लिया, ECD मैंने लिखा। फिर बेस हमको AE का ज़रूरत था, AE लिखे, बेस EC का ज़रूरत था, EC। दोनों में सेम ही हाइट होगा, DQ काट के निपटा दो, हाफ कटा दो, AE EC को लिख दो। ठीक है सर? उसके बाद हमको ये क्लू मिला कि दोनों का RHS बराबर तभी होगा जब दोनों का LHS बराबर होगा। दोनों का LHS बराबर होगा। दोनों का LHS बराबर कब होगा सर? मैंने देखा कि ADE का एरिया ADE एरिया तो बराबर है। अगर नीचे वो वाला बराबर हो जाए, ये और ये भी बराबर हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं सोचूंगा भी नहीं, लिख दूंगा बराबर। क्यों? क्योंकि बराबर होगा, क्योंकि मेरे को RHS बराबर करना है तो इसे बराबर होना ही पड़ेगा। तो मैं बिना सोचे समझे लिख दिया बराबर, फिर कारण ढूंढने लगा। DBE को देखा, DBE देखा, बहुत ध्यान से, DBE देख रहे हो ना सर? देख रहे हो कि नहीं देख रही बताओ? ये एरिया की बात चल रही है। फिर मैंने बोला ECD को देखो, ECD ये वाला। फिर ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या था? DE था दोनों का, और दोनों सेम ही पैरेलल DE पैरेलल BC के बीच में स्थित था। तो मैंने यही बात लिख दिया कि बोथ ट्रायंगल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल DE पैरेलल BC एंड हैविंग सेम बेस DE।
ठीक है सर। आप इतना कारण नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल क्या लिख दीजिए, ये वाली बात। ठीक है सर, याद करने में दिक्कत है? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि DE पैरेलल BC है, इसी वजह से तो आप लिखे हैं ना एरिया बराबर। अगर ये पैरेलल है तभी तो आप लिखे हैं एरिया बराबर, तो इतना ही मात्र लिख दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर। इतना लिखने के बाद फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ऐसा क्यों लिखा गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 और 3 को देखने पे ही हमें पता चल रहा है कि ADE बराबर है, और DBE और DBE और ECD बराबर नहीं दिख रहा था। मैंने इक्वेशन 3 में उसे बराबर कर दिया, जिसकी वजह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS पूरी तरह से बराबर हो गया। इस कारण से मैंने लिख दिया कि AD बराबर AD/DB बराबर AE/EC। क्या ये बात समझ में आ गया सर कि नहीं आया? बढ़िया से देखो कितने स्टेप का याद करने का है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। चौथा स्टेप में प्रूफ है तुम्हारे लिए स्पेशल। नहीं तो फिर ये किताब में देखोगे तो लंबा जाता है, किताब में देखोगे तो लंबा जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। चलिए, तो ये आप लोगों ने उतार लिया। उसके बाद मैंने बोला था कि सेम रेशियो का एक और मतलब होता है। ठीक है सर, तो मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ आपको, बस 2 मिनट लगेंगे। थेल्स थ्योरम अच्छे से प्रूफ हो जाएगा आपका। देखिए, हेलो, अभी हम लोगों का थ्योरम क्या था? एक था ये A था, ये B था और ये C था, और ये एक पैरेलल लाइन आप DE खींचे थे। कंस्ट्रक्शन तो हमने ने किया था, लेकिन रिजल्ट तो यही था ना कि एक ट्रेंगल में हमारा DE लाइन क्या है, पैरेलल है BC के। अगर ये है गिवन तो मैं क्या लिखता हूँ? बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम क्या लिखता हूँ मैं? कि AD का अनुपात किसके साथ? DB के साथ अगर लेता हूँ मैं इधर, तो उधर क्या आता है सर? AD/DB लिखता हूँ तो उधर क्या लिखूँगा? AE/EC। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलिए। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हेलो सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ, दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ, तो क्या ये इक्वेशन बदलेगा कि वही रहेगा? क्योंकि दोनों तरफ कैसे, दोनों तरफ मैं सेम चीज़ जोड़ रहा हूँ ना। पहले 4 बराबर 4 है, 4 किलो इधर 4 किलो इधर मैं रखा था राजू पे, बराबर है। 1 किलो और बढ़ा दिया, इधर भी 1 किलो बढ़ा दिया, फिर भी बराबर ही रहेंगे। 9th क्लास में पढ़े हो ना कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू सेम थिंग्स, इफ़ इक्वल आर एडेड टू सेम थिंग्स, होल आर इक्वल। किसमें सर? यूक्लिड डिवीज़न, नहीं, यूक्लिड साहब का जो था ना लाइन्स एंड एंगल वाला पहले, वो पोस्टुलेट और एक्सियम। भूल रहे हो सर? कोई बात नहीं, आप ये तो समझ रहे हो ना, एक एक जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ज़रा इधर देखो क्या होगा। क्या होगा? मैं AD/DB प्लस 1/1 लिख सकता हूँ, और AE/EC प्लस 1/1 लिख सकता हूँ। अब मैं LCM लूँगा तो क्या आएगा? DB कि नहीं आएगा? अब यहाँ क्या आएगा बताओ? AD प्लस DB, और इधर EC LCM, इधर AE प्लस EC आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, AD और DB को जोड़ो, AD और DB को जोड़ो, पूरा AB आ जाएगा। तो मैं AB ऊपर लिख दिया और नीचे DB, और AE और EC को जोड़ो, AE और EC को जोड़ो, AC बराबर बटे EC। तो मैंने ये बोल रहा था कभी है, बार बार ये वर्ड मैं बोल रहा था आपसे कि जैसा इधर रेशियो लीजिएगा वैसा ही उधर रेशियो आता है। तो मैंने बोला कि A से B ले लिए और D से B लिए हो, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में A से B लिए हो और D से B लिए हो, तो उधर A से C और E से C। कोई दिक्कत है? अब कहोगे सर अगर हमको ये रिजल्ट लाना है AD/AB, तो मैं क्या करूं?
मेरे को अगर ये प्रूफ करना है कि ए डी बाई, हेलो देखो ध्यान से, मेरे को क्या प्रूफ करना है? रिवर्स करना। नहीं, रिवर्स नहीं होगा। हमको प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी और बराबर ए ई बाई ए डी बाई ए बी लिया हूँ तो ए ई बाई क्या लूँगा? ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करूँगा? सर पिक्चर में डी बी चाहिए तो मैंने डी बी को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में रखा ना। इसको ध्यान से देखो, ये तो बाई थेल्स थ्योरम हमेशा सही है। अच्छा एक बात बताओ, ए डी में डी बी जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो पिक्चर में ए डी और डी बी को जोड़ोगे तो ए डी और डी बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? वो तो हमेशा आएगा। आरजेस में देखो ए ई और इसी को जोड़ के देखो, ए ई और इसी को जोड़ के देखो। तो अगर हमें डिनोमिनेटर में डी बी बचाना है तो डिनोमिनेटर में डी बी लेके चला ना, तो डी बी बचा लास्ट में। डिनोमिनेटर में इसी बचा के चला तो इसी बचा लास्ट में। अगर हम शुरुआत में ही जब हमको गिवन था बाई थेल्स थ्योरम, क्या थेल्स थ्योरम से ए डी बाई हेलो ए डी बाई डी बी नहीं और ए ई बाई ई सी, तो मैं डिनोमिनेटर में डी बी बचा के लेके चल रहा था तो डी बी आया था। मैं पहले ही इसको नहीं उलट सकता हूँ, शुरुआत में ही इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकता हूँ। ले सकते हैं सर। अगर ये बराबर है, अगर 2/3 बराबर 2/3 है तो 3/2 बराबर 3/2 भी होता है, नहीं होता है? तो मैं उलट दूंगा पहले ही इसको। मैं लिख दूंगा कि डी बी बटे में ए डी लेने से भी और इधर भी उल्टा कर दूं, इसी ऊपर और ए ई नीचे कर दूं तो बराबर होगा सर। यस और नो? अब क्या फ़ायदा होगा? मैं एक जोड़ूंगा तो अब मेरा ए डी बचेगा डिनोमिनेटर में, और तुम तो जानते हो ना कि डी बी और ए डी जुटेगा तो क्या होता है? डी बी और ए डी जुटेगा तो क्या होगा? तो ए बी भी आ गया, ए डी भी आ गया। मैं फिर रेसिप्रोकल करके ला लूँगा, तो मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा। एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए देता है सर। आप सीख लीजिए कैसे सोचने का तरीका डेवलप किया गया आपका। सर एलसीएम क्या आएगा? ए डी आएगा सर। यहाँ क्या बचेगा? डी बी प्लस ए डी। इधर सर ए ई एलसीएम आएगा, क्या बचेगा? ई सी प्लस ए ई। आप जानते हैं ना डी बी और ए डी जुटेगा तो डी बी और ए डी जुटेगा तो ए बी बटे में, और इधर ई सी को और ए ई को जोड़िएगा। देखिए ए ई ये ऊपर वाला है ना, और ई सी ये वाला जोड़िएगा तो ए सी बाई। अब क्या करिए कि दोनों को फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी। यही ना प्रूफ करना था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसको बचाना है। समझ रहे हैं आप ना? जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में रखिए। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गया? तो आप जो है आज क्या सीखे? आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आप एक साथ मेरे को बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज होगा बार बार। भले आप थ्योरम आपको नहीं भी आएगा ना, तो 5 नंबर का तो अगर आ गया तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि थ्योरम नहीं आता है लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो काम हो जाएगा। रिजल्ट क्या है कि एक ट्रायंगल में ए बी सी दिख रहा है आपको, और ये मैं चलो पी क्यू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? और मैं बोला कि पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? तो क्या क्या रिजल्ट लिख सकते हो आप? पहला रिजल्ट आप क्या लिख सकते हो सलमान? क्या लिख सकते हो? ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई, ये तो पहला रिजल्ट हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हो? अगर ए बी बोल रहे हो, ए बी अपॉन ए पी बोल दे रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरफ तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उसके बाद है ना RHS सोचूंगा मैं। तो ए बी ए से लेके बी तक, और ए पी मतलब ए से लेके पी तक। मैंने पहले शुरू से अंत तक और फिर शुरू से यहाँ तक। यानी क्या लिखोगे? बाई ए क्यू लिखोगे। सर तीसरा रिजल्ट, अगर आप पी बी बटे ए बी लिख रहे हो
देखो पी बी पहले लिखे फिर ए बी लिखे तो उधर क्या लिखोगे? क्यू सी बाई ए सी लिखोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे सामने बनाने वक्त, तो यही रिजल्ट लिखना है डायरेक्ट। समझ रहे हो आप? ये याद होने चाहिए। और याद रखने का तरीका क्या है? जैसा इधर मैं लूँगा रेशियो वैसा। तो एक और तुम बता दो हमें। सर आप बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग गर्मी से मरे जा रहे हैं। और आप हेलो हेलो देखो यहाँ से, यहाँ हेलो आर है और यहाँ पे एम है। अब कौन पैरेलल है? आर एम पैरेलल है किसके? ए सी के। तो अगर आर एम पैरेलल है ए सी के तो मुझे रेशियो चाहिए। तुम बताओ। हाँ खड़े हो जाओ। लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो कोई भी ले लो और मुझे राइट हैंड साइड का बताओ। देख लो आर एम है, आर एम ये क्या है सर? ए सी के पैरेलल है। बताओ। पी बी एम अपॉन एम सी क्या लिखूंगा मैं? बी आर अपॉन, वेरी गुड। और रिजल्ट क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? बी आर अपॉन बी ए। चलो बी आर अपॉन बी ए लिख लिया। और क्या लिख सकते हो? बी एम अपॉन, सही है सर? क्या सही है? ये मानते हैं आप? सही लिखा गया है। देखो बी आर लिया बच्चा ने तो फिर बी ए लिया, तो बी आर का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा? बी एम। तो उन्होंने बी एम लिया है। और बी ए का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा? बी सी। तो इस तरह से आपको पिक्चर में घूमने के लिए पड़ेगा। समझ रहे हो आप ना? क्योंकि फिगर आपको ऐसे ही थोड़ी दिया रहेगा, फिगर में किसी भी तरह से घुमा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ पैरेलल होता है वही पॉइंट से रेशियो बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में, अब चलो तुम बताना, खड़े हो जाओ। हाँ अगर तुम ए बी का रेशियो ए आर के साथ ली, ए बी का रेशियो ए आर के साथ ली, तो इधर क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन क्या लिखेंगे? सी एन। वेरी गुड, सही बात है। क्योंकि अगर आपने ए बी लिया और उसके बाद ए आर लिया, मतलब पहले बड़ा लिया और फिर छोटा लिया, और छोटा भी ए के साइड वाला, तो इस साइड भी मैं जब लूँगा तो बड़ा वाला लूँगा। जैसे ए बी लिए हैं तो हम क्या लिए हैं? बी सी लेंगे। और फिर अगर मैंने आर ए लिया है, आर ए, तो आर ए का करस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि सी है। कोई बात समझ में आया सर? तो आज थेल्स थ्योरम आपका समाप्त हो गया बहुत अच्छा तरह से। कल जो है हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है? आप लोग अपना रिवीजन जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा सर। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट्स चेक करेंगे हम। ट्रायंगल है सर, इसके साथ मजाक नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।